इसी प्रकार देखिए मौर्य काल में एक था बंदरगाह सोपारा, लिख लीजिए, पश्चिमी तट पर सोपारा, पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह प्रसिद्ध है। बाकी हम मौर्य काल आपको जो बचा है अवधेय और इम्पोर्टेंट है वो कल बताएंगे, ठीक है, हाँ बताएंगे, पूरा डिटेल्स बताएंगे। आज आपका देखिए गुप्त काल है, ठीक है। हमने आपका मौर्योत्तर काल, कुषाण काल बता दिया था, ठीक है। कुषाण वंश, इसके बाद का इतिहास, ठीक है, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया था, ठीक है। छोटे छोटे राज्यों का उदय का मतलब होता है सामंतवाद का जन्म। सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद एक व्यवस्था थी जब राजा किसी सैनिक अधिकारी या अपने राज्य के किसी भी अधिकारी को धन के बदले भूमि यानी जमीन दान दे देता था और उससे कर की व्यवस्था को संचालित करता था, तो वो सैनिक अधिकारी राजा को अपने हिस्से में से कुछ कर भेजा करता था। यहीं से भारत में एक छोटे सामंतवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। आगे चल के इसका ये रूप बढ़ता गया। ये जो सामंतवाद का छोटा स्वरूप आता है ये हमको कुषाण वंश से पता चलता है। अब एक महत्वपूर्ण वंश है गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? इसलिए गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी के कारण सबसे ज्यादा, इसीलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए गुप्त काल में, ठीक, देखिए गुप्त काल में प्रत्येक क्षेत्र में, हम जब आपको बता रहे थे तो हमने बताया था किसी भी इतिहास को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, कला, इन सब का विकास होना चाहिए। तो गुप्त काल में लगभग सभी चीज़ों का विकास हुआ था। कला का सर्वाधिक विकास हुआ, ठीक है। इसमें मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया थी उसका शुरुआत मानी जाती है गुप्त काल से ही, और वहीं से सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। इसीलिए इन सभी विशेषताओं को देखते हुए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। गुप्त काल की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। प्राचीन काल की जो प्रसिद्ध राजधानी चली आ रही है पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य काल में भी थी, गुप्त काल में भी पाटलिपुत्र राजधानी थी, ठीक है। गुप्त वंश का शुरू का इतिहास के बारे में थोड़ा सा संदेह मिलता है, लेकिन गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो की थी श्रीगुप्त, ठीक है। उसके बाद घटोत्कच, लेकिन गुप्त वंश का प्रमुख शासक समुद्रगुप्त, ठीक है, ठीक है। घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे अनेक शासक गुप्त काल में हुए, ठीक है। तो गुप्त वंश के जो भी शासक हुए उन्होंने अलग अलग अपने अनुसार कार्य किया, ठीक है। समुद्रगुप्त अपने युद्ध की विजय के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने कई राजाओं को पराजित किया। उन्होंने ऐसा भी कार्य किया कि राजा को पराजित करने के बाद उनको छोड़ भी दिया, मतलब उन्होंने दया करके राजाओं को उन पे क्या कहते हैं अधिकार नहीं किया, उनका राज्य भी वापस कर दिया। इसको ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, उनके काल में नवरत्न रहते थे, नवरत्न कालिदास जैसे थे। और गुप्त काल की क्या विशेषता थी है? सबसे पहले हमको जो सती प्रथा का उनके समाज, ठीक है, इसी सती प्रथा को 18वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय जैसे एक सामाजिक व्यक्ति जो थे, उन्होंने इसको दूर करने की शुरुआत की ब्रिटिश सरकार के सहयोग से, जिसका पहला लिखित साक्ष्य
हमको गुप्त काल से मिलता है, ठीक है। गुप्त काल में अजंता की भी अगर हम कला की बात करें तो अजंता की चित्रकला क्या है, ठीक है। वहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर दशावतार है जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। तो गुप्त काल बहुत विकास, हाँ, दिल्ली के पास मेहरौली का लोश्रम है, ठीक है। तो इसीलिए गुप्त काल का को भारतीय इतिहास में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कला के विकास के कारण उसको स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। तो हम आप लोग को लिखा देते हैं कि गुप्त काल क्या है जी। सर लेकिन जो गुप्त काल के जो स्टार्टिंग के जो शासक थे उनको, जो स्टार्टिंग के जो शासक थे उनको कुषाणों का सामंत कहा जाता था। हाँ, जैसे कुषाणों के अधीन रह करके शुरू में दासता स्वीकार करके राज्य करते थे। हाँ, तो हमने आपको शुरू में ही बताया सामंतवाद, हमने एक लेक्चर दिया। तो कुषाण के बाद हमने कहा प्रथम के बाद से समाप्त हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम जब आया तो पूर्ण रूप से उसने स्थापना किया। समुद्रगुप्त से जो प्रथम पहले था चंद्रगुप्त प्रथम, उसी से समाप्त हो गया सामंतवाद। हाँ, सामंतवाद। लेकिन जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे ये दोनों कुषाणों के सामंत थे, दो शासक। हाँ, तो कुषाणों, तो चंद्रगुप्त जो आपने बताया है वो सिर्फ कुषाणों से सामंतवाद का खत्म पूर्णता नहीं किए थे। सामंतवाद तो फिर पूरा आगे विकास ही हो गया गुप्त काल के बाद। पूरा इतिहास में इतने अधिक राज्य हो गए, इतने अधिक राजा विकसित हो गए, सामंतवाद की तो नींव पड़ गई गुप्त काल में पूरा विकास। गुप्त वंश में समझ लीजिए कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इन्होंने महाराजा व्यास के बाद ग्रहण किया था, इन्होंने एक महान शासक के रूप में कार्य किया था। तो ये सामंत आप जो कह रहे हैं, कोई भी राजा जब किसी के अधीन होता है तो वो एक तरह से सामंत ही होता है उसके अधीन, वो उसको हटा देता है। तो ऐसे कई वंश चले आ रहे हैं। हमने देखा है कि मौर्य काल को बृहद्रथ ने खत्म कर दिया तो भी उनका सामंत था। बृहद्रथ तो उसके थे, तो खत्म कर दिए, मान लीजिए खत्म कर दिया, ठीक है। और बृहद्रथ के बाद उनका वंश उनको भी खत्म कर दिया। अधीनता तो सभी लोग थे, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे, लेकिन सामंतवाद नहीं खत्म हुआ था। सामंतवाद का तो विकास हो गया, फिर आके हर्षवर्धन काल में तो और अधिक विकास हो गया। सामंतवाद की शुरुआत का विकास इसी काल में माना जाता है, ठीक है। छोटे छोटे राज और आगे विकसित होते गए, ठीक है, गुप्त काल में। तो चलिए गुप्त काल को लिख लीजिए। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। हाँ, इसका काल लिख लीजिए आप लोग, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का काल बहुत क्लियर नहीं है, इसीलिए पहले लिख लीजिए बस। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बना। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बना। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम, इसका काल है चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। महाराज अधिराज की उपाधि गुप्त संवत
की स्थापना की। चंद्रगुप्त का विवाह कुमार देवी नामक लिच्छवी की राजकुमारी से हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त का विवाह कुमार देवी नामक लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था। चंद्रगुप्त के बाद अब गद्दी पर कौन आया? समुद्रगुप्त। लेकिन इसमें कुछ विद्वानों का मत अलग अलग है। इसके जैसे सर जो चंद्रगुप्त प्रथम थे सर, हाँ बताइए। चंद्रगुप्त की माता का नाम इतिहास में नहीं पता चलता है। इसको तो हम भी नहीं सकते। समुद्रगुप्त की माता का नाम मालूम है? वो तो कुमार देवी वही थी। कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम की माता का नाम नहीं मालूम है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम किसके लड़के थे ये भी क्लियर नहीं है कि श्रीगुप्त के लड़के थे कि घटोत्कच के लड़के थे, लेकिन इतिहास में ये प्रसिद्ध है। इनका इतिहास सिक्के से मिला है। सिक्के में इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी है। ठीक है, इस सिक्के से पता चला है, इसलिए इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, ये हाँ आप क्या कह रहे हैं? सर हम ये कह रहे थे जी कि जैसे आपने जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में जो इनका सीक्वेंस है समुद्रगुप्त का, तो इनके बीच में जैसे जो 335 ईस्वी से 350 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है ये थोड़ा विवादित है। इसमें एक कांच नाम के जो शासक थे, शासन करने की साक्ष्य मिला है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा हाँ हाँ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। क्योंकि सर जो सर समुद्रगुप्त थे वो 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक थे उनका कार्यकाल। किनका काल? जो समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त का काल 335 से सर वही तो पांच वाला जो विवाद है, जो पांच थे। देखिए हम आपको फिर बता देते हैं, ये जो विवाद बीच में कुछ शासकों के नाम आ जाते हैं। ठीक है, कांच नामक एक किसी का उल्लेख मिलता है, ये लाइन लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कांच नामक कोई अधिकार वो जो है कोई राजा था। बाद में ये मान लिया जाता है समुद्रगुप्त का ही एक नाम कांच था। कई विद्वानों ने कहा है। ठीक है, जब विद्वानों की राय होती है तो विद्वानों की जो राय होती है वो पुस्तकों के माध्यम से यानी 7 से अलग अलग ज्ञान लेके होती है। तो पूर्णता जब नहीं मिलता है तो ऐसा मान लिया गया था कि समुद्रगुप्त ही का ही कोई नाम कांच था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अगर कांच है तो कोई अलग नहीं था। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त का ही कोई नाम कांच था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जब गद्दी पर बैठा, ठीक है, समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। समुद्रगुप्त सबसे महान और सबसे विजेता शासक मानता है। इसकी माँ का नाम कुमार देवी। ठीक है, और पिता आप जान ही ले रहे हैं। समुद्रगुप्त का जो हमको इतिहास मिलता है, इनके एक दरबारी कवि थे। ठीक है, हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, हरिसेन उन्होंने एक अभिलेख लिखा था, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है, वो अभिलेख चंपू शैली यानी कुछ गद्य में लिखा हुआ है, कुछ पद्य में लिखा हुआ है। उसी पंक्तियों से इनके युद्धों का वर्णन मिलता है कि इन्होंने कौन कौन सी विजय की थी। ठीक है, पहली विजय जो मिलती है आर्यावर्त। आर्यावर्त जब हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब होता है उत्तर भारत। आर्य लोग कहाँ आए थे? दक्षिण में, उत्तर में? उत्तर में। ठीक है, तो आर्यावर्त का युद्ध पहला इनकी जो विजय थी आर्यावर्त। लिख लीजिए, समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त की विजय की। यह विजय 2 बार हुई, पहले 3 राज्यों की और दूसरे 9 राज्यों की। लिख लीजिए, यह विजय 2 बार हुई, पहले 3 राज्यों की
लिख लीजिए, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया। बाद में ये लिखना नहीं, समझ लीजिए, हमने बताया भी कि इन राज्यों को उन्होंने वापस कर दिया। इस नीति को ग्रह मोक्षानुग्रह लिख लीजिए। दक्षिण भारत में, इसको लिखिए आप लोग, दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षा अनुग्रहण लिख लीजिए, प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त की आठविक राज की विजय का उल्लेख मिलता है। आठविक राज, समुद्रगुप्त की आठविक राज की विजय का उल्लेख मिलता है। आठविक मतलब होता है वन राज, ठीक है। ये उस समय गाजीपुर से जबलपुर, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, वहाँ तक ये वन राज्य फैले हुए थे। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने उन वन राज्य को पराजित कर दिया था, ठीक है। आठवीं मतलब होता है वन राज्य, ठीक है। लिख लीजिए, प्रयाग स्तंभ लेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने सीमावर्ती राज्य, इसको लिखवा देते हैं, सीमावर्ती राज्य समतट, सीमावर्ती राज्य समतट डवार, कामरूप, कर्कपुर, कामरूप, कर्कपुर, एवं नेपाल की विजय की। देखिए, समतट आज का जो बंगाल है, ठीक है, बांग्लादेश के आसपास का क्षेत्र, इसको समतट माना जाता है। डवाब और कामरूप ये असम का क्षेत्र है, यानी भारत का पूर्वोत्तर। कर्कपुर ये जालंधर पंजाब, यानी भारत के उत्तरी हिस्सा, और नेपाल भारत के उत्तर पूर्व। वही जो करतारपुर कॉरिडोर है आजकल वही वाला है, ये जो कर्कपुर है, जो करतारपुर कॉरिडोर है उधर, हाँ, वही वाला है। वो तो पाकिस्तान में ऐसे सीमा है, अमृतसर बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे गुरु नानक का जन्म भी हुआ था, तो वहाँ का बनाया गया है। तो वही पंजाब की सीमा में ये, तो कहने का मतलब है कि समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था, यानी पूरब में, हमने पाटलिपुत्र राजधानी थी मध्य में, बिहार के आसपास, पूरब में बंगाल, असम, नेपाल तक फैला हुआ था, ठीक है। ये पूरा दक्षिण में तो उसने विजय की, लेकिन उसने वापस कर दिया था अपना राज्य, ठीक है। ये लिख लीजिए, समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय शक वंश का शासक, शक वंश कुषाण वंश
अधीनता में थे। समुद्रगुप्त का समकालीन कुषाण शासक केदार कुषाण था। समुद्रगुप्त का समकालीन कुषाण शासक, समकालीन कुषाण वंश का शासक केदार कुषाण था। श्रीलंका के एक शासक मेघवर्ण, देख लीजिए, श्रीलंका के शासक मेघवर्ण श्रीलंका के एक शासक मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से बौद्ध गया में मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त की थी। नहीं, बौद्ध गया। लिख लीजिए, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति समुद्रगुप्त से प्राप्त की थी। ठीक है, देखिए, समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाने का शौक था। बीड़ा, समुद्रगुप्त की एक उपाधि कविराज थी। समुद्रगुप्त की एक उपाधि कविराज थी। समुद्रगुप्त के दरबार में बौद्ध विद्वान वसुबंधु निवास करते थे। वसुबंधु, बौद्ध विद्वान वसुबंधु। कई लोगों में नाम थोड़ा इधर उधर मिल रहा है, लिख लीजिए, बताते हैं। इनके देखिए बौद्ध विद्वान, अब उन्होंने जो सिक्के समुद्रगुप्त ने चलवाए थे वो कई प्रकार के सिक्के थे। ठीक है, लिख लीजिए, समुद्रगुप्त के सिक्के हैडी डालिएगा, अश्वमेध प्रताप, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, गरुड़ प्रकार, ये इनके जो सिक्के मिले हैं, ठीक है, व्याघ्र, एक और व्याघ्र यानी इस प्रकार, यानी एक सिक्के पर शेर बना हुआ है।
वीणा वादन प्रकार। इनके फेमस सिक्के भी दे हुए हैं। परशु का मतलब होता है कि जो अस्त्र होता था परसा, परसा समझते हैं, जो परशुराम जी लेके चलते थे जी, वही चीज होता है। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझ में आ गया होगा जो है। तो ये सिक्के, इस सिक्कों से ही इतिहास लिखा गया है कि उनकी क्या बात थी। ठीक है, समुद्रगुप्त, तो इतिहास में समुद्रगुप्त बहुत प्रसिद्ध थे। विंसेंट स्मिथ नामक एक विदेशी ने इनको नेपोलियन से जोड़ा। देखिए, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की। विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की। तो देखिए, ये समुद्रगुप्त का इतिहास है। समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त। ठीक है, उनका काल है 375 से 415। चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, इनको विक्रमादित्य कहते हैं। सर इसने अभी और भी काम करवाया था वो जगह। हाँ, लिखाए गए जो काम कराए थे। गोविंद नामक ये भी करवाया था। गोविंद नामक ये भी करवाया था, जिसमें लाखों गायें दान दी जाती थी। कौन सा ये? गोविंद करके है। आप प्रतिरथ एक उपाधि थी। नहीं, प्रतिरथ तो उसकी उपाधि दी गई थी। हाँ। वो तो अलग है। इसने जैसे जो राजा भरत जो प्राचीन काल में ये भी करवाए थे। राजा भरत के बाद ये दूसरा शासक था जिसने गोविंद नामक ये भी करवाया था, जिसमें लाखों गायें दान दी जाती थी। अच्छा, गोपीरथ गोविंद करके। अच्छा, चलिए इसको लिखाएंगे। हाँ, इसको पहले लिख लीजिए, तब बताते हैं आपको। लिख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इनका एक और नाम था देवराज, देवगुप्त, देवश्री, उपाधि उपाधि और भागवत को बता किया था विक्रमादित्य। परम भागवत, परम वैष्णव, इसी का नाम विक्रमादित्य था सर। जी, इसका नाम देखो, नाम विक्रमादित्य है। देखिए, इनका विवाह, इन्होंने भी 3 विवाह किया था। वैवाहिक विवाह। कुबेर नागा ध्रुवस्वामी। हाँ, इनकी पत्नी का नाम है पहला कुबेर नागा, जिनकी पुत्री ध्रुवस्वामी थी, जिनका ध्रुवस्वामी, जिनका पुत्र था अस्कर कुमार, और एक और उनकी पत्नी थी। इनकी 2 पत्नी तो फेमस थी, 2 ही थी इनकी फेमस। लेकिन इन्होंने एक वंश अपने जो है लड़की प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था वाकाटक रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, रुद्रदामन तो शक वंश का शासक था। ठीक है, लिख लीजिए, चंद्रगुप्त के महरौली लोह स्तंभ से महरौली लोह स्तंभ से सप्त सिंधु के पार, सप्त सिंधु के पार बाय लीग ये रास्ता अपना
लीजिए, पहले से बता दीजिए। बाह्य जिसकी पहचान पूरा लिख लीजिए आप, बल्क से की जाती है, जिसकी पहचान बल्क से की जाती थी, की विजय की विजय की। ठीक है, बल्क अफगानिस्तान के पास एक क्षेत्र है, ठीक है। सप्त सिंधु, 7 सिंधु की जो नदियाँ हमने बताया था, अफगानिस्तान के आसपास क्षेत्र में बल्क है, वहाँ तक उन्होंने विजय का उल्लेख हमको दिल्ली के एक महरौली स्तंभ है दिल्ली के पास, लोह स्तंभ, वहाँ से जानकारी मिलती है कि इन्होंने विजय की थी। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण विजय थी शक के ऊपर। ये शक लोग गुजरात में रहते थे, भारत के पश्चिम में ही। लिख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन के शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया है। इसी विजय के उपरांत चांदी के सिक्के चलाए थे। इसको बंद कर दीजिए, तो ठीक है। तो देखिए, अभी